जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हर्षित अग्रवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, नॉर्वे सोवरेन वेल्थ फंड जो है दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ फंड में से एक है, जो एसेट्स ऑफ कई ट्रिलियंस ऑफ एसेट्स ऑफ डॉलर जो है इधर उधर करती है। उसने इजराइल में अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट थे सबको रोक दिया है और आने वाली जितने भी इन्वेस्टमेंट थी जो उनको करना था इन्वेस्टमेंट, उससे भी अपने आप को पुल आउट कर लिया है। इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई। इजराइल की जो डिफेंस कंपनीज थी, जो इजराइल के फाइटर जेट्स के पार्ट बनाती थी, जो गाजा वार में यूज़ होता था, उसमें भी इस फंड का इन्वेस्टमेंट था जो कि लीक हो गया। तो इससे कंट्रोवर्सी बढ़ गई ओस्लो में। ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है, जिसके बाद नॉर्वे के सोवरेन वेल्थ फंड को ये डिसीजन लेना पड़ा और उन्होंने इजराइल की 11 कंपनीज में जितने भी शेयर्स थे उनके सबको निकाल के सेल कर दिया गया। जो नॉर्वे का सोवरेन वेल्थ फंड है वो तकरीबन $2 ट्रिलियन की एसेट्स को मैनेज करता है। दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ फंड में से एक है। मैं आपको बताऊं तो 8,700 कंपनीज दुनिया में है जिनके वो मेजर स्टेक होल्डर में है। इसी साल जून तक इजराइल की 61 कंपनियों में इनका स्टेक था, अच्छा खासा स्टेक था। बट अभी इस कंट्रोवर्सी के चलते उन्होंने 11 कंपनी से अपने सारे स्टेक निकाल लिए हैं और उनको सेल कर दिया है। इसका रीज़न बताया जा रहा है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ है गाजा वॉर को लेकर, उसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया है। वेल्थ फंड के जो सीईओ हैं, इनका नाम है निकोलाई टेंजियांग, उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा हैड फोर्स्ड अस टू टेक दिस डिसीजन। तो ये काफ़ी फाइनेंशियल हिट तो है ही इजराइल के लिए, एक सिंबॉलिकल हिट भी है, क्योंकि नॉर्वे सोवरेन वेल्थ फंड जैसा इतना बड़ा फंड मैनेजमेंट कंपनी जो अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को पुल आउट कर लेती है इजराइल से, तो इससे बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट फर्म है जो कि इजराइल में पैसा लगाते हैं, इजराइल के अंदर जो भी इजरायली कंपनी है उन पे और इजराइल के बाहर भी जो इजराइल की कंपनीज है उन पे जो पैसा लगाते हैं, वो भी रोकेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को। इस वजह से इजराइल पे काफ़ी तगड़ा एक तरीके का हिट माना जा रहा है। दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि इंटेल के जो सीईओ हैं लिप वुटान, अभी हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई थी। जो इंटेल के सीईओ हैं उनको ट्रंप ने पब्लिकली मॉक किया था। अपने जो सोशल मीडिया चैनल है ट्रूथ सोशल, उस पर उन्होंने ट्वीट किया था कि हाईली कॉन्फ्लिक्टेड है ये इंटेल के सीईओ और ये मस्ट रिजाइन, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। ट्रंप की एक आदत सी बन गई है कि जितने भी यूएस के टेक जायंट्स हैं उन सबसे भिड़ रहे हैं, लगातार एक साथ सबसे भिड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक, उनके साथ वो भिड़ गए। उन्होंने उनको मॉक किया और कहा कि आपको जितनी भी एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से निकाल के जो आप इंडिया में स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उसको इंडिया के बजाय आपको यूएस में करना चाहिए और यूएस में ही आपको करना पड़ेगा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत जो उनकी पॉलिसी है ट्रंप की, जिसके चलते वो सत्ता में आए हैं जीत के, उसके तहत जो मैन्युफैक्चरिंग बेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं यूएस में, तो एप्पल को भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग उसकी यूएस में। टिम कुक ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करता, आपको जो करना है कर लो, आपके जो भी रिपरकशंस होंगे मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, बट मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अलावा यूएस में शिफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस की जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सेम आईफोन जो इंडिया में $300 में बनता है वो यूएस में अगर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो जाएगी तो वो $3,000 का बनेगा, जो कि कहीं से भी फिजिबल नहीं है, कहीं से भी जस्टिफिएबल नहीं है, इनफैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है किसी भी बड़ी कंपनी के लिए। तो इससे अच्छा है, टिम कुक ने कहा कि टैरिफ लगता है तो लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, टैरिफ लगने के बाद भी वो आईफोन सस्ता होगा जो आईफोन यूएस में बनेगा उसके कंपैरिजन में। फिर उसके बाद कुछ दिन पहले टिम कुक की ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात हुई। कुक ने उनको गिफ्ट दिया, इसमें 24 कैरेट गोल्ड चढ़ा हुआ था और उसके बाद सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गई। ट्रंप और कुक के बीच में जो भी विवाद था वो सब कुछ खत्म हो गया। वापस से दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आए और ट्रंप ने काफ़ी तारीफें की, तारीफों के पुल बांधे और एप्पल पे जो भी टैरिफ लगने वाला था वो ट्रंप ने हटा दी। तो ट्रंप को तो उसको खुश करना भी बहुत आसान है और ट्रंप को गुस्सा दिलाना भी बहुत आसान है। सेम चीज़ अभी हुई इंटेल के सीईओ के साथ, जब पब्लिकली मॉक करा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे, तो जो टिम कुक की स्ट्रैटेजी थी मुझे लगता है इंटेल के सीईओ ने वो वही अपनाया। उन्होंने ट्रंप के ओवल ऑफिस में जाकर ट्रंप से मुलाकात करी और उनको बोला कि आई फुली शेयर द President's commitment to advancing US national and economic security. I appreciate his leadership to advance these priorities and I'm proud to lead a company that is so central to these goals. मतलब बेसिकली ट्रंप को उन्होंने चढ़ाया झाड़ पे और ये कहा कि आपके जो भी इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी की जो पॉलिसीज हैं जिसके लिए आप कमिटेड हैं इतने, मैं उसकी सराहना करता हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इंटेल जैसी कंपनी का सीईओ बना हूँ। ट्रंप ने भी जब मुलाकात हुई ओवल ऑफिस के बाद, उसके बाद ट्रंप ने भी अपने ट्रूथ सोशल पे जो इंटेल के सीईओ थे उनके लिए ट्वीट किया कि हिज सक्सेस एंड राइज इज एन अमेजिंग स्टोरी। मिस्टर टैन एंड माय कैबिनेट मिनिस्टर्स आर गोइंग टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड ब्रिंग सजेशंस टू मी ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक। एक झटके में जैसे ही मीटिंग हुई इन दोनों के बीच में, उसके बाद ट्रंप का टोन पूरी तरीके से बदल गया। ट्रंप ऐसा ही करता है,
बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। तीनों का अलग अलग आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। बिस्तर के किस साइड से ट्रम्प उठेगा उसको कुछ नहीं पता, कब क्या बोलना है उसको कुछ नहीं पता, कब क्या बोल बैठेगा वो भी नहीं सोचता। उसके जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनको तक पता नहीं रहता। और जैसा आजकल न्यूज में चल रहा है टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, पल में कुछ और बोलता है, पल में अगले पल कुछ और बोलता है, 1 घंटे के बाद क्या बोलेगा उसको कोई आइडिया नहीं है। अभी 2 दिन पहले मॉक कर रहा था और इंटेल के सीईओ को रिजाइन करने के लिए बोल रहा था, और अभी 2 दिन के बाद जब से मीटिंग हुई दोनों के बीच में, अंदर क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पता, कंप्लीटली उसके सुर चेंज हो गए। ऐसे उसने एनवीडिया के सीईओ जेंसन हुआंग है उनके साथ ऐसे ही किया। एनवीडिया के सीईओ को उन्होंने बोला कि जो एनवीडिया H20 चिप्स जो चाइना को सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है, वो बंद कर दे, या फिर उस चिप के सेल करने से जो भी रेवेन्यू बनता है उसका 15% यूएस ट्रेजरी को दिया जाए, यूएस गवर्नमेंट को दिया जाए। एनवीडिया के सीईओ मरता क्या ना करता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन कर दिया कि ठीक है जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा चाइना एक्सपोर्ट करने के बाद चिप से, उसका 15% हम यूएस गवर्नमेंट को देंगे। ऐसे उन्होंने AMD के साथ भी किया, वो भी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएस की, उनको भी 15% एग्रीमेंट पे ला दिया। तो ट्रम्प एक साथ पूरी दुनिया से, बाहर के एक्सपोर्टर से भी, बाहर की कंपनी से भी, बाहर के देशों से भी, और अपने देश के बिलियनियर्स और टेक जायंट्स के साथ भी सेम चीज कर रहे हैं। तीसरी खबर दोस्तों ये है कि अभी हाल ही में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आसिम मुनीर यूएस गए थे और यूएस के प्लेटफॉर्म से इंडिया को उन्होंने धमकाया फिर से कि हम एक एटमी मुल्क हैं, अगर इंडिया हम पे कुछ करता है और हमें खतरा महसूस होता है तो हम तो डूबेंगे और साथ में पूरी दुनिया को ले डूबेंगे, आधी दुनिया को ले डूबेंगे। और दूसरी धमकी उसने दी कि जो इंडस वाटर पे इंडिया अगर डैम बनाना चाहता है तो बनाए, हम उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन डैम बनाने के बाद हम अपनी 10 मिसाइल से उसको नस्ते नाबूद कर देंगे और उसको गिरा देंगे उस डैम को। अरे बेवकूफ, उसको ये तक नहीं पता कि अगर डैम गिर जाएगा, डैम ध्वस्त हो जाएगा, तो जितने पानी है तकरीबन 3 से 6 MF पानी है वो कहाँ जाएगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। इतना तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए उसको। पानी हमेशा अपवर्ड टू डाउनवर्ड फ्लो करता है, तो जितना पानी है वो ऊपर से नीचे पाकिस्तान में ही जाएगा, और 3 MF से 6 MF पानी जो होता है वो तकरीबन पाकिस्तान की 10 लाख एकड़ जमीन को 3 फुट पानी के नीचे लाने के लिए सफिशिएंट है। 10 लाख एकड़ जमीन मतलब 25,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो पाकिस्तान की है वो 3 से 6 फुट पानी के नीचे आ जाएगी, जिसमें आधा पंजाब आधा सिंध तो चला ही जाएगा। उसको ये नहीं पता, यूएस में जाके बोलने से मतलब है बस बोल दिया। तो जब मालिक ऐसा बोल रहा है तो उसके नौकर भी बोलेंगे। तो अभी बिलावल भुट्टो ने भी बयान दिया है। बिलावल भुट्टो कह रहा है कि इफ देयर इज अ वॉर वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑन इंडिया एंड रिक्लेमिंग आवर 6 रिवर्स। जो 6 रिवर है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उन 6 रिवर्स पे हमारा कब्जा होगा अगर इंडिया ने हमसे दोबारा हिमाकत की लड़ने की। तो इफ यू प्लान अटैकिंग ऑन इंडस then every Pakistani will be ready to force you and this is a war, we will never lose, you will lose। फिर बिलावल कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, हमारे पास ताकत नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास लोग हैं, हमारे पास पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के लोग हैं। अरे भाई, बलूचिस्तान के लोग तुम्हारे पास कैसे हैं? बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जो आर्मी है, जो लोग हैं, वो आए दिन तुम्हारे पुलिसकर्मी और तुम्हारे आर्मी के पर्सनल को मार रहे हैं। हर दिन 10, 15, 20 इस तरह से आर्मी के पर्सनल जो है पाकिस्तान के मारे जा रहे हैं। आज के डेट में क्वेटा में पाकिस्तान के पुलिसकर्मी या पाकिस्तान की आर्मी अकेले या इवन जो उनका पूरा ब्रिगेड होता है उनके साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं कब क्या करते पता नहीं। और आप कह रहे हो कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ लड़ाई करेंगे इंडिया के खिलाफ। तो ये उसका भ्रम है और कुछ नहीं। ख्याली बुलाना किसको अच्छा नहीं लगता। तो पाकिस्तान की जो आवाम है और पाकिस्तान के जो सियासी लोग हैं, जो स्टैब्लिशमेंट है, उनको भी ख्याली पुलाव बनाना अच्छा लगता है। और जब मालिक ऊपर से बोल रहा है तो नौकर को तो बोलना ही पड़ेगा। फिर इसने कहा कि if war is forced upon us, we will reclaim every drop of our rivers। पाकिस्तान झुकेगा नहीं। इतनी बार पाकिस्तान झुक चुका है कि इसको बोलना भी अच्छा नहीं लगता, गिनती को भी याद नहीं कर सकते, इतनी बार पाकिस्तान झुक चुका है, तो इस बात को रहने ही देते। चौथी न्यूज है कि ट्रम्प प्रपोजेस लैंड स्वैप्स amid Alaska meet with Putin। I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday। पुतिन के साथ आपको पता है 15 अगस्त को ट्रम्प के साथ पुतिन की मीटिंग है अलास्का में। अलास्का 50th स्टेट है यूएस का। पहले वो 1850s के दौरान रशिया का पार्ट हुआ करता था, बट 1853 या 1856 के टाइम पे रशिया ने यूएस को भेज दिया, जिसका रशिया को आज भी रिग्रेट होता है। तो अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इस मीटिंग से पहले पुतिन ट्रम्प का कि मीटिंग में क्या होना है नहीं होना, हमें ब्रीफ दीजिए इस बारे में। तो ट्रम्प का स्लिप ऑफ टंग हो गया कि आई एम गोइंग टू रशिया टू मीट विद पुतिन। अब यही स्लिप ऑफ टंग अगर जो बाइडेन के साथ होता तो पूरे सोशल मीडिया पे उसके मीम्स बन गए होते, जो कि बने भी हैं जब भी इस तरह का ब्लंडर उसने किया है या स्लिप ऑफ टंग हुआ है। लेकिन ट्रम्प के साथ हुआ तो ट्रम्प को कोई कुछ कह नहीं सकता। 1991 में दोस्तों कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, जो शीतकालीन युद्ध था वो खत्म हो गया। तो उसके बाद से जब भी यूएस और रशिया के हेड ऑफ स्टेट्स जब भी आपस में मिलते हैं तो पूरी दुनिया के
जो ग्लोबल मीडिया हाउसेज उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो एक एक्साइटमेंट से, एक मिस्ट्री से दोनों की मीटिंग को देखते हैं कि उसके मीटिंग के बाद क्या आउटकम निकल के आता है। तो आज भी यही हो रहा है। 2025 में जब 15 अगस्त को अलास्का में जब मीटिंग होगी तो सारे ग्लोबल मीडिया हाउसेज की नजर वहीं पे रहेगी। हो सकता है दोस्तों ये एक सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा हो, नैरेटिव वॉरफेयर और कुछ नहीं हो, बट अगर मीटिंग दोनों में होती है तो 3 चीजें निकल के आ सकती है। या तो दोनों में पीस अकॉर्ड साइन हो जाएगा, रशिया और यूक्रेन की वॉर रुक जाएगी, युद्ध खत्म हो जाएगा, ट्रंप और पुतिन किसी एक मुद्दे पे सहमत होंगे, इसकी वजह से वॉर खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये मीटिंग कम से कम 2-3 सीटिंग और चलेगी और मीटिंग के बाद ये लोग आके बोलेंगे कि हमारी मीटिंग फर्दर कंटिन्यू होगी, तो उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तीसरा, कि कोई पीस अकॉर्ड नहीं हुआ, दोनों में से कोई भी, ट्रंप और पुतिन में से कोई भी किसी भी बात को लेके सहमत नहीं होंगे और पीस अकॉर्ड खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है। इंडिया से तकरीबन 13 घंटे पीछे चलता है अलास्का, ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देर रात में सारे मीडिया हाउसेस बैठे होंगे देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जेलेंस्की के पास दोस्तों ज्यादा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ट्रंप मन बना चुका है कि उसको यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है उसको रुकवानी है, क्योंकि उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। ट्रंप का कंपैरिजन सीधे बराक ओबामा से है, क्योंकि बराक ओबामा भी 2 बार ट्रंप की यूएस की प्रेसिडेंसी जीत चुके थे और उनको नोबेल प्राइज ही मिला हुआ था। हालांकि क्यों मिला उस पर भी एक बहस कर सकती है, क्योंकि ओबामा के टाइम पर सबसे ज्यादा सीरिया, लीबिया, मिडिल ईस्ट में जो ईरान है, इराक है, वहाँ पे सबसे ज्यादा बॉम्ब्स ओबामा ने ही गिराए हैं। फिर भी उनको शांति दूत का मसीहा कहा गया और नोबेल पीस प्राइज उनको पीस के लिए दिया गया। तो ट्रंप भी वही चाहता है कि 2 बार वो भी प्रेसिडेंट की कुर्सी जीत चुका है और अब जब वो नोबेल पीस प्राइज जीतेगा तब वो बराक ओबामा के पैरेलल जाके खड़ा हो जाएगा। यही ट्रंप की तमन्ना है। बट जब इंडिया ने मना कर दिया क्रेडिट देने से ट्रंप को, किसी इस तरह का क्रेडिट ट्रंप को नहीं जाता। ईरान और इजराइल का जो युद्ध हुआ उसमें भी ट्रंप कुछ कर नहीं पाया। हालांकि अभी 2 दिन पहले अर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध हुआ था उसमें ट्रंप ने बीच में मध्यस्थता करवाई, सीज फायर करवाया और दोनों के साथ बैठ के एग्रीमेंट सीज फायर पे साइन किया। और सेम डे, उसी समय पे अर्मेनिया और अजरबैजान ने अपनी विश जाहिर की कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये भी एक तरह की डील हुई होगी कि हम तुम दोनों के बीच में सीज फायर करवा रहे हैं, बदले में तुम दोनों मुझे नॉमिनेट करोगे नोबेल पीस प्राइज के लिए। दोस्तों 2015 के बाद से पुतिन यूएस नहीं गए हैं, तो 10 साल में उनकी पहली विजिट है यूएस में और अलास्का तो पहला रशियन प्रेसिडेंट है जो अलास्का जा रहा है। ट्रंप को ऐसा लगता है, ट्रंप ने अभी हाल ही में दोबारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा कि ये मीटिंग एक फील आउट है, मुझे पता है मैं एक डील मेकर हूँ, मुझे पता है मैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा कि डील होने वाली है हमारे बीच में या नहीं होने वाली है, हम एक दूसरे का मन पढ़ लेंगे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही रशिया ने एक अपना जो टेम्पलेट था इस पीस को लेके उसने क्रेमलिन ने आउटलाइन कर दिया था, जिसमें 5 स्टेप्स थे कि 5 डिमांड थी रशिया की। पहली डिमांड, यूक्रेन कभी भी नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। दूसरी डिमांड, यूक्रेन की जो आर्मी है उसको कम करना पड़ेगा यूक्रेन को। तीसरी डिमांड, यूक्रेन जो रशिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको मानेगा। चौथी डिमांड, जो भी रशियन ने जो टेरिटरी क्लेम की है, जो एक्वायर किया है वॉर के दौरान, उसको यूक्रेन रशिया को हैंड ओवर कर देगा और उसको रशियन टेरिटरी की तरह रिकॉग्नाइज करेगा। 5वीं डिमांड, जितने भी वेस्ट ने सैंक्शन लगा रखे हैं रशिया पे, उन सब सारे सैंक्शन से वेस्ट को पुल आउट करना होगा रशिया से। ये 5 डिमांड है रशिया की। इसके बाद अगर ये 5 डिमांड मानी जाती है तो रशिया कहीं जाके वॉर को रोकेगा। बट ये काफी फार फेस्ट डिमांड है, काफी स्ट्रिक्ट फर्म डिमांड है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि जेलेंस्की पब्लिकली नहीं मान रहे इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं अपनी टेरिटरी, जो जीती हुई टेरिटरी है, उसको मैं रशिया को दूंगा या यूक्रेन की कोई भी टेरिटरी मैं रशिया को देने वाला हूँ, ऐसा इस बात पे नहीं मान रहे हैं जेलेंस्की पब्लिकली। लेकिन कुछ सोर्सेस का कहना है कि प्राइवेटली जेलेंस्की मान गए हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर जेलेंस्की नहीं मानेंगे तो ट्रंप सारी फंडिंग रोक देगा और वेपन एम्बार्गो लगा देगा यूक्रेन के, कि कोई भी वेपन्स यूक्रेन को नहीं एक्सपोर्ट कर पाएगा इस वॉर के लिए। तो इस वजह से जेलेंस्की के पास ज़्यादा ऑप्शन रह नहीं गया है। रशिया इस पीस अकॉर्ड के बाद, जब पीस हो जाएगा तो रशिया के पास यूक्रेन की 4 हिस्सा आएगा, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिजिया और खेरसन। यहाँ पे चारों में मिनरल रिच लैंड है। यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ट्रंप भी यही चाह रहा है कि ट्रंप ने शुरू में ही पुतिन को बोला हुआ था कि रशिया का आधा हिस्सा आप ले लो, आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ और मिल बांट के खाते हैं। बट पुतिन ने मना कर दिया कि तुम कैसे आगे भी, लड़ाई मैंने लड़ी यूक्रेन में, हमारे हजारों सोल्जर्स मारे गए, अभी भी हम लड़ रहे हैं, दुनिया के सारे सैंक्शंस हम झेल रहे हैं और लास्ट में जब मिठाई कट रही है, स्लाइस कट रहा है, तो तुम आगे लूटने के लिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सारा हम ले जाएंगे। देखते हैं क्या कौन कितना हिस्सा ले जाता है, ये परसों की मीटिंग के बाद पता चलेगा। पुतिन ने मीटिंग से पहले किम जोंग उन को भी अपडेट कर दिया कि हमारी मीटिंग होने वाली है ट्रंप के साथ, और ये अपडेट करना ज़रूरी भी था किम जोंग उनको, क्योंकि किम जोंग उन ऐसा है जिसने नॉर्थ कोरिया के 12,000 ट्रूप्स को
यूक्रेन के धरती पर उतारा था रशियन फेडरेशन के साथ, रशियन आर्मी के साथ सपोर्ट के लिए, ताकि वो यूक्रेन की आर्मी के साथ लड़ सके। दुनिया के किसी भी कंट्री ने अपनी आर्मी को वहाँ पे नहीं भेजा, सिर्फ नॉर्थ कोरिया ने रशिया के सपोर्ट में अपनी आर्मी को वहाँ पे उतारा था। तो इस वजह से भी पुतिन का उसको अपडेट करना बनता है। दोनों के बीच में मीटिंग हुई और दोनों के बीच में बात हुई कि हम जितने भी अपनी कॉपरेशन है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। अब 5वीं न्यूज़ ये है दोस्तों कि इस मीटिंग से पहले मोदी जी ने दोनों से बात करी थी, पुतिन से भी और जेलेंस्की से भी बात करी। एक हफ्ते पहले मोदी जी ने पुतिन से बात करी थी, क्योंकि मोदी जी इस रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में, लड़ाई रुकवाने के बीच में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि मोदी जी पर बहुत प्रेशर है। इंडिया पर टैरिफ लगाना वो तो यूएस का एक बहाना है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ ऑयल चाइना भी परचेज कर रहा है रशिया से, बल्कि ज़्यादा परचेज कर रहा है, बट चाइना पे कोई भी टैरिफ नहीं लगे हैं, लग भी रहे हैं। उसको बार बार एक्सटेंशन मिल जा रहा है। अभी हाल ही में कल परसों में उसको दोबारा से 90 दिन का एक्सटेंशन मिल गया। तो इंडिया का क्यों नहीं मिल रहा है, या इंडिया पे टैरिफ क्यों लग रहा है? टैरिफ एक बहाना है। इंडिया पे प्रेशर बनाना पड़ता है ट्रम्प को, इंडिया पे प्रेशर बनाना है ताकि वो इंडिया प्रेशर बनाए रशिया पे, और रशिया का अपर हैंड ना हो जब भी ट्रम्प पुतिन से मिलने जाए। नेगोशिएटिंग टेबल पे रशिया का अपर हैंड ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज, ट्रम्प क्रेडिट लेना चाहता था सीज फायर का, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ नहीं, जो तत्काल रोका गया है, उसके लिए ट्रम्प क्रेडिट लेना चाहता था, बट मोदी जी ने क्रेडिट उसको दिया नहीं। तीसरी चीज, जब अभी मोदी साहब जब कनाडा गए थे G7 के समिट के लिए, जब वहां से लौट रहे थे, उनको क्रोएशिया जाना था, तब बीच में ट्रम्प ने फोन किया था उनको कि आप हमारे पास रुकते हुए जाइए। तब मोदी जी ने मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे आसिम मुनीर भी वहां गया हुआ था, और ट्रम्प का प्लान था कि आसिम मुनीर और मोदी साहब को एक साथ हैंडशेक करते हुए या एक टेबल पे लाया जाए, जिससे वो दुनिया में उनका वर्चस्व हो जाएगा कि 2 एटमी मुल्क को एक साथ वो अपने टेबल पे लेके आया और दोनों में पीस स्टैब्लिश किया, और इसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ट्रम्प का अल्टीमेट गेम नोबेल प्राइज है और कुछ नहीं है, सिर्फ नोबेल प्राइज चाहिए उसको। तो इस वजह से मोदी जी की अहम भूमिका हो जाती है। तो मोदी जी ने लास्ट वीक फ्राइडे को पुतिन से बात करी और अभी जेलेंस्की से बात करी। जेलेंस्की से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वी थैंक जेलेंस्की एंड रीअफर्म इंडियाज स्टीडफास्ट एंड कंसिस्टेंट पोजीशन फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्ट फॉर एफर्ट्स एम्ड एट अर्लीस्ट रेस्टोरेशन ऑफ पीस। हम जेलेंस्की को थैंक यू करते हैं और पीस के लिए, शांति के लिए हमेशा से ही तत्पर हैं, और सेटलमेंट के लिए जो भी चीज़ें हमसे बन पड़ेगी हम वो करेंगे, ताकि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक शांति समझौता हो जाए। We have reiterated India's commitment to extend any possible support in this regard. जेलेंस्की ने भी बोला कि आप जो रशियन क्रूड ऑयल जो परचेज करते हैं, और उसके परचेज करने की वजह से जो आप पैसा रशिया को प्रोवाइड करते हैं, वही पैसा रशिया वॉर को फंड करने में लगाता है, और जो रशियन ऑयल परचेज करने के बाद अब आप जब उसको रिफाइन करके ग्लोबली बेचते हैं, उससे भी रशिया को फायदा मिल रहा है। तो आप प्लीज़, हमारी ये दरख्वास्त है कि आप रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दें, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। जब ट्रम्प की नहीं सुनी मोदी साहब ने, तो जेलेंस्की कौन होता है? ट्रम्प भूल गया है दोस्तों कि मोदी साहब पुतिन प्रेशर लेने वालों में से नहीं, प्रेशर देने वालों में से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 15 तारीख को जो भी मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या निष्कर्ष निकल के आया, क्या आउटकम निकल के आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।